आजम साहब, पहले आपसे, आप ज़ाहिर फैसले पर एतराज़ कर रहे हैं, आज आपने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मगर अगर 8 रुकनी बेंच का फैसला पर आप एतराज़ करें तो बाकी जो 2 हैं, जैसे जमाल मंदूखेल और खुद चीफ जस्टिस साहब, वो भी यही कह रहे हैं कि पीटीआई एक पार्लिमानी पार्टी थी, इलेक्शन कमीशन ने इनको आज़ाद उम्मीदवार करार दिया, गलत किया वो लोग जिन्होंने पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर की थी। आप अगर सिर्फ इन 2 जजेस का फैसला भी से भी 8 बाकी जज मुत्तफिक होते तो भी आपकी 2/3 अक्सरियत से आप महरूम हो जाते। बहुत शुक्रिया खानज़ादा साहब। देखिए, मैं तादाद के ऊपर या जो फ़ैसले होते हैं, ज़ाहिर है वो मेजॉरिटी का फ़ैसला ही फ़ैसला होता है, लेकिन फ़ैसले के मेरिट्स के ऊपर बात करना, फ़ैसले की कानूनी जो रीज़निंग है उस पर बात करना, ये आइन और कानून इसकी इजाज़त देता है। दरख्वास्त गुज़ार तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन से रजू किया कि इन आज़ाद अरकान ने हमें ज्वाइन किया है, वो डिक्लेरेशन दे चुके हैं ऑन ओथ, और उसमें लिखा जाता है कि हम बग़ैर किसी खौफ के, बिला रगबत के हम ये ज्वाइन कर रहे हैं और हम पे किसी किस्म का दबाव या कोर्शन नहीं है। तो ये रिज़र्व सीट्स हमें मिलनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन में भी वो हासिल ना कर सके क्योंकि उन्होंने इलेक्शन ही नहीं था लड़ा, ना ही उन्होंने कोई सीट जीती थी, और फिर पेशावर हाई कोर्ट जहाँ पे ये ख़ुद चॉइस करके गए थे, 5-0 का फ़ैसला आया और जो लार्जर बेंच था उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हुक्म को अपहोल्ड किया। ऐसी सूरत हाल में जो दूसरी पटिशन थी, मेरे भाई बैठे हुए सलमान अकरम राजा साहब, कमल शोज़ब साहिबा की, वो भी यही कह रही थी पटिशन कि ये सीट्स जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दी जाएं और यही हक और इंसाफ है। अब ये जो पीटीआई वाला खाना है कि जी पीटीआई को कैसे जानी है, पीटीआई पटिशनर नहीं है, पीटीआई ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया हुआ, पीटीआई ने इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन से उस तरह से बहसीत उन तमाम लोगों ने रजू नहीं किया। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वो 80 या 81 लोग जो हैं वो पेश नहीं हुए, उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान नहीं किया। और मैं तो आइन के एक तालिब इल्म के तौर पे प्लेन रीडिंग पे भी यकीन रखता हूँ। तशरीह वहाँ पे ज़रूरत पेश आती है जहाँ पे इबहाम हो। तशरीह सिचुएशन को देखने के लिए आप उसका आइन का जो पूरा जिस्ट है या उसका टेक्स्ट है उसको चेंज नहीं कर सकते। आइन का आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 बिल्कुल एक जैसे आर्टिकल्स हैं, एक कौमी असम्बली को और दूसरा सूबाई असम्बली को डील करता है। मखसूस नशिस्तों के बारे में वो बहुत वाज़ेह है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करती है और वो जीत के आती है असम्बली में, उसको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ज्वाइन कर सकते हैं 3 रोज़ के अंदर अंदर, और उसके बाद मुतनासिब नुमाइंदगी पे तमाम जो पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री प्रेजेंस रखने वाली पार्टीज़ हैं उनमें ये मखसूस नशिस्तें तकसीम की जाती हैं। अब जो रवाज रहा है और जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं उनके मुताबिक और जो इसके ताबे कानून बना सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट 2017, उसकी स्कीम में भी ये है कि आपने इलेक्शन से पहले नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा कराने होते हैं, उनकी स्क्रूटनी होती है और वो आपकी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन तक पहुंच जाती है। वो तो दूसरा, वो तो इस पे तो जीती हुई सीटों के तनासब से इस पे तो जजेस ने कह दिया ना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नहीं बनती सीटें, मगर मसला ये है कि अब जजेस में 11 जजेस 13 में से इस बात पर मुत्तफिक हैं कि असल में जो गलती हुई जिसकी वजह से चाहे सलमान अकरम राजा साहब कह रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे, या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील कह रहे थे फैसल सिद्दीकी साहब की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे, वो पैदा इसलिए हुई क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, क्योंकि गलत तशरीह हुई तो ये सारा का सारा मेस क्रिएट हुआ, तो उसको रिवर्स आज सुप्रीम कोर्ट ने किया। उन्होंने इस बात को तो माना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें नहीं बनती थी, मगर ये भी माना कि इलेक्शन कमीशन की ने ये गलत इंटरप्रिटेशन करके इस सारे के सारे क्राइसिस को पैदा किया। इसलिए तहरीक इंसाफ की 39 अरकान कम अज़ कम बनते थे, बाकी 41 फैसला कर लें, ये जो 8 का फैसला है। खानज़ादा साहब, देखिए 2 हिस्से हैं ना। जो 3 जज साहबान ने तो ये कहा कि जिन लोगों ने इलेक्शन से पहले अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स में ये ज़िक्र कर रखा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें मान लेना चाहिए था कि वो तहरीक इंसाफ की तरफ से जीते हैं। हालांकि स्कीम ऑफ लॉ के ये भी अगेंस्ट है बात, क्योंकि स्कीम ऑफ लॉ में बड़ी क्लैरिटी से ये कहा गया कि उसके लिए एक सर्टिफिकेट आएगा पार्टी का और उस सर्टिफिकेट की बेसिस पे निशान अलॉट होगा। कई हलकों में 5-5 कैंडिडेट्स ने लिखा होता है कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन जिस कैंडिडेट को जमात
सर्टिफिकेट देती है, जारी करती है, जिसे हम टिकट कहते हैं, वो निशान का हकदार ठहरता है और वही पार्टी का कैंडिडेट होता है। और बाकी इलेक्शन में कंटेस्ट में जाते हैं वो मुख्तलिफ निशानों पे होते हैं, वो कभी पार्टी कैंडिडेट नहीं हुए, और इसी वजह से क्लैरिटी लाने के लिए सर्टिफिकेट का इशू है। मैं तो उससे आगे जाता हूँ कि जब एक दफ़ा ये बात तय है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो कि पटिशनर थी बिफोर इलेक्शन कमीशन, जिसकी दरख्वास्त थी पेशावर हाई कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हम डे वन से कह रहे हैं कि वो सीटों की हकदार नहीं है, और रवाजन और कानून के मुताबिक, बल्कि मैं कहूँगा 2002 से ये राइज है सारा सिलसिला, और 17वीं तरमीम में इसे प्रोटेक्ट किया गया। 2002 की कौमी असम्बली में 18 के करीब आज़ाद अरकान थे, उन्हें एक्सक्लूड करके बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जीत के आए हुए थे लोग, उनमें तकसीम की गई। 2008 में बलूचिस्तान का हवाला दिया गया, 49 के हाउस में से 10 आज़ाद थे, उनको एक्सक्लूड करके सीट्स दी गई। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये सुन्नी इत्तेहाद को क्यों नहीं, कोर्ट भी क्यों नहीं दे सकती थी, और क्यों सुन्नी इत्तेहाद को रिफ्यूज़ किया गया है और PTI का इंतखाब हुआ इसमें। सुन्नी इत्तेहाद के आइन में लिखा है कि कोई गैर मुस्लिम उसका रुकन नहीं हो सकता, तो वो जो मिनॉरिटीज़ की सीट्स ये क्लेम कर रहे हैं वो तो किसी भी जस्टिफिकेशन पे इनकी तरफ नहीं जा सकती थी। तो मैं तो कंफ्यूज हूँ अभी भी सारा देखने के बाद कि जिस तरह से एक मैकेनिज़्म दिया गया पूरा कि 15 दिन आप पहले होंगे, फिर उसके बाद 7 दिन होंगे, और फिर उसका डिक्लेरेशन हो जाएगा, इस अरसे में जो लोग आज़ाद रह गए हैं वो सारा करेंगे। मेरे लिए आइन के एक तालिब इल्म के तौर पे ये सारी चीज़ समझना मेरी समझ से बालातर नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है सर, आइन और कानून के वकील पैरामीटर्स ऑफ लॉ इस पे बात करना। जी, आइन और कानून के ज़ाहिर वकील जो हैं वो सलमान कवाजा साहब भी हैं। सलमान कवाजा साहब, आप ज़ाहिर वो उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन कमीशन से भी कह रहे थे कि जी बल्ले का निशान चला भी गया मगर मैं तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूँ। आप लाहौर हाई कोर्ट भी गए के लिए, लाहौर हाई कोर्ट ने वापस आपको भेजा, तो आप वो उम्मीदवार थे जो बार बार ये बात कर रहे थे। बात सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, एक तो 13 में से 11 जजेस ने आपके इस हक को माना है कि तहरीक इंसाफ ही उम्मीदवार है 39 मेंबरान की हद तक, बाकी जो 8 हैं उन्होंने 41 को भी मौका दिया है। एतराज़ात उठा रहे हैं तारड़ साहब 39 वाली बात पर भी, और जो बाकी 41 के लिए फैसला है 8 रुकनी बेंच का, उस पर भी आपकी क्या राय है? जी देखें, हुआ ये है कि ये इलेक्शन इंतहाई गैर मामूली हालात में हुआ। जो फैसला आया 13 जनवरी को, और उससे पहले इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला आ चुका था 12 दिसंबर 2023 को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप निशान के हकदार नहीं हैं। और साथ ही एक रूल है इलेक्शन रूल्स में, रूल 94 उसकी एक्सप्लेनेशन है जो ये कहती है कि अगर किसी पार्टी को निशान नहीं दिया जाता तो उसके जो उम्मीदवार हैं उनको आज़ाद तस्वुर किया जाएगा। उस रूल को मैंने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। मैंने कहा यह गैर आइनी है, आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बजाय इसके कि लाहौर हाई कोर्ट मेरी पिटिशन का फ़ैसला करती, वहाँ उन्होंने ये कहा कि नहीं, आप ये मामला लेकर इलेक्शन कमीशन में चले जाएं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये रूल बिल्कुल ठीक है, हम इस पर कायम हैं और आपका जो स्टेटस है वो आज़ाद का ही होगा। अगरचे मेरे नॉमिनेशन पेपर पे मेरी वाबस्तगी PTI से थी, मैंने अपना टिकट भी PTI का जारी करदा जमा कराया था। इस सब के बावजूद ये कहा गया कि आपको हम PTI नहीं मानेंगे, आपको आज़ाद मानेंगे। तो ये एक फ़ैसला जब आ गया इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने अपने तय कानून की तशरीह की, सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फ़ैसले की तशरीह की, तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रही थी PTI के जो उम्मीदवार थे कि वो अपने आप को इलेक्शन कमीशन के मामलात की हद तक आज़ाद तस्वुर करें, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने आप को फिर आज़ाद तस्वुर किया। इलेक्शन कमीशन ने बल्कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उन सबको आज़ाद इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी आज़ाद करार दिया। तो इस सूरत हाल में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत हुई। लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है कि ये तमाम उम्मीदवार जिनको कामयाब करार दिया गया वो PTI के उम्मीदवार थे। अपने नॉमिनेशन पेपर के एतबार से, अपने टिकट के एतबार से RO साहिबान ने टिकट भी नहीं लिए। मैंने ये बात भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी कि जो मवाद सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया गया, इलेक्शन कमीशन ने दानिस्ता तौर पे मेरे कागजात नामजदगी फ़ाइल किए मिसाल देने के लिए, और उनमें उन्होंने तल्फ
हज़फ कर दिया मेरा पीटीआई का जारी करदा टिकट। मैंने वो खुद फिर फाइल किया जिसमें आरओ साहब के दस्तखत मौजूद हैं, मैंने उनसे रसीद ली थी। इसके बावजूद इन्होंने आके सुप्रीम कोर्ट में इनकार किया कि मैंने कोई टिकट जारी किया था। तो बात जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आई वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन एक नाकाबिले एतबार इदारा है अपनी इस हैयत में, और इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर दीदा व दानिस्ता इलेक्शन में रखना डालने की कोशिश की है। पाकिस्तान के अवाम की जो राय थी, जो पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात थी, उसका रास्ता रोकने की कोशिश की है। तो यहाँ एक तसव्वुर है हमारे आइन में कंप्लीट जस्टिस का, आर्टिकल 187 है आइन का। जब ये तमाम वाक़यात सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला किया कि बजाय इसके जो ज़बरदस्ती की शमूलियत हमारी ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हुई हमारे कामयाब उम्मीदवारों की, तो उनको उनका असली हक दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने वोट उन्हीं को दिया है, पीटीआई को दिया है। ये वोट इमरान खान का वोट है, इसी का इजहार पार्लियामान में होना चाहिए। और ये तमाम धुंध जो पैदा की गई इलेक्शन कमीशन के तवस्सुत से, और जो 13 जनवरी का फ़ैसला आ गया जिसने इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर के फ़ैसले को अपहोल्ड किया, उसका अयादा किया, इसके नतीजे में जो एक यलगार एक तरह से हुई जमहूरियत पर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज ठीक किया है, उसको खत्म और सलमान साहब आप समझते हैं कि खुद अली ज़फ़र साहब ने भी कहा कि हमारी भी जो गलतियाँ थी उसकी भी तस्दीक की कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना, जो आज़म अली ताहर साहब भी कह रहे हैं कि उनके तो आइन में लिखा हुआ है कि वो किसी कोई गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। नहीं करता, नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, गैर मुस्लिम वाला मामला तो बाद में उठा है ना, ये मामला ना इलेक्शन कमीशन के सामने था, ना पेशावर हाई कोर्ट के सामने था। इस बुनियाद पे ना इलेक्शन कमीशन ने ना पेशावर हाई कोर्ट ने हमें गैर मुस्लिम सीटों से महरूम किया था। ये तो JUI का दस्तूर हमने फ़ाइल कर दिया, जिनको दी गई हैं सीटें हमारी जगह, उनके दस्तूर में भी हूबहू यही लिखा हुआ है कि बालिग मुसलमान जो है वो मेंबर बन सकता है। बाद में उन्होंने तावील दी, ये मिसप्रिंट हो गया, और इस हेयरिंग के दौरान उन्होंने नया दस्तूर इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल किया। अगर इतना ही है तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी कर देती। लेकिन इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो असल हकीकत है उसका इजहार होना चाहिए। असल हकीकत यही है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का रास्ता रोकने की कोशिश की। जो अवाम का वोट था पीटीआई के हक़ में, उसको आज़ाद उम्मीदवारों का वोट के लिए वोट करार दिया गया। मकसद शायद उनका यही था कि जोड़ तोड़ की जाए, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जाएँ, ऐसा भी नहीं हुआ। पाकिस्तान के अवाम और कामयाब उम्मीदवार जानते हैं कि उनकी सियासत का कोई मुस्तकबिल नहीं है अगर वो किसी फॉरवर्ड ब्लॉक में जाते हैं या अवाम से वो बदअहदी करते हैं। और आपको लग रहा है 41 के 41 अराकीन, क्योंकि अब एक बात के ये नहीं कहा अदालत ने कि आज़ाद अराकीन तहरीक इंसाफ के हवाले से फैसला करें, किसी भी जमात के हवाले से फैसला करें। अभी से फैसल वाडा साहब ने फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर दी। आप कन्विंस्ड हैं कि 41 के 41 अराकीन आप ही के साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ। देखिए, जो लोग 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पार्टी छोड़ के गए थे, आज तमाम के तमाम मैं आपको बता सकता हूँ हाथ बांधे खड़े हैं कि हमें किसी तरह वापस ले लीजिए, हमारी माफ़ी कराइए। तो इसलिए ये अब हालात बदल चुके हैं। आज हालात 8 फरवरी से भी बहुत आगे हैं। पीटीआई का जो रुतबा है अवाम की नज़र में, सियासी हलकों में, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इसको रोकना अब किसी के लिए मुमकिन नहीं है। हमारे ऊपर एक हमला हुआ 8 फरवरी को। पाकिस्तान की आवाम गूंगी बहरी नहीं है, वो देखती है कि क्या हुआ उस दिन, और वो अब जवाब देने की ख्वाहिशमंद है। तो आप ये देखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो एक बात मेरे भाई आज़म तारड़ साहब ने की कि आइन बड़ा वाज़ेह है कि एक सीट होनी चाहिए पार्टी की, ऐसा कुछ नहीं है आइन में। 2019 में बलोचिस्तान अवामी पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सीटें दी गई, अगरचे उस पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कोई सीट नहीं जीती थी, कोई लिस्टें भी जमा नहीं कराई थी इलेक्शन से पहले। लेकिन ये मामला भी एक तरह से खैर अहम हो गया, क्योंकि पीटीआई ने लिस्टें जमा कराई थी ख़वातीन के लिए भी और गैर मुस्लिम उम्मीदवारों की भी, और उस लिस्ट की बुनियाद पे इनको पीटीआई को सीटें मिलना चाहिए थी। और अब यही होगा, उस लिस्ट में इजाफा हो सकता है। इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि लिस्टें अगर जमा थी, उनमें अगर मज़ीद नामों की ज़रूरत है तो वो इलेक्शन के बाद किया जा सकता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने मेरी नज़र में बहुत मौजू फ़ैसला किया है, जिसने तमाम वो मामलात, तमाम वो रखने जो पीटीआई की राह में, पीटीआई के वोटर की राह में खड़े किए गए थे, उनको मुस्तरद किया है। और असल हकीकत जो है वो अब खिलकर सामने आ गई। आज़म तारड़ साहब, 41 अराकीन हैं जिन्होंने फैसला करना है, कन्विंस्ड हैं सलमान अकबर राजा साहब के अब कोई नहीं हिम्मत करेगा इस बात की कि कहीं हुकूमत तो कोई कोशिश नहीं करेगी इस हवाले से, क्योंकि 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई है हुकूमत?
देखिए, हुकूमत को 2/3 अक्सरियत में काहे का इंटरेस्ट है। हमने तो एक बात नेक नीति के साथ की थी कि जजेस की अपॉइंटमेंट और उनकी रिमूवल के ऊपर बार बॉडीज़ और सिविल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं कि ये क्लब बन के रह गया था, और उसी हवाले से हमने ये बात की कि हम आइनी इस्लाहात ऐसी लाना चाहते हैं जिसकी वजह से आम आदमी तक इंसाफ की रसाई जो है वो बेहतर हो। मैंने सुबह भी ये बात की कि हमारे हाई कोर्ट्स में ये देखा जाता है और आला अदालतों में भी, बड़ी अदालत में भी, कि एक बेंच है, वो जज साहब रोज़ 30-20 केसेस निपटा के उठते हैं। दूसरे कमरे में बैठे हुए जज साहब जो हैं वो 2-3 मुकदमात के बाद थक जाते हैं और घर चले जाते हैं या चेंबर में उठ के चले जाते हैं। तो क्या इस पर कोई ऐसा एहतसाबी अमल होना चाहिए? क्या हमें ये हक नहीं है बतौर पार्लिमान कि हम कोई ऐसी गाइडलाइंस दें, आइन में ऐसी तरमीम करें कि जो काम ना करना है वो भी एहतसाब की जद में आए? क्या मेरिट के ऊपर जजेस की तकर्रियाँ नहीं होनी चाहिए, या वो चेंबर्स और रिश्तेदारियाँ और बड़े लोगों के बड़े बच्चे ही आएंगे? तो ये एक लंबी डिबेट है, हमें 2/3 की अदरवाइज किसी किस्म की जरूरत नहीं मगर एक रूमर थी, आज मैंने जो एग्जैक्ट नंबर दिया है जी, एक रूमर थी कि जो चीफ जस्टिस है या तो उनके मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने का सोच रही है हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत की सूरत में, या फिर जजेस की रिटायरमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उसे 68 साल करने का सोच रही है। फिर यह खबर आई कि चीफ जस्टिस ने कम अज़ कम अटॉर्नी जनरल के ज़रिए पैगाम दिया है कि मैं किसी भी किस्म की तौसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्या ये बात दुरुस्त है? मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। जुडिशल कमीशन की मीटिंग के बाद उन्होंने पूछा कि ये ऐसी बातें चल रही हैं। मैंने कहा सर ये सब अफवाहें हैं। उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा किया, अटॉर्नी जनरल मेरे साथ थे, आपने ये वजाहत कर दी है, और अगर ऐसी कोई बात हो भी तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने कहा सर ऐसी बात है ही नहीं है, अलबत्ता हम एक पेंशन रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें हम पूरे मुल्क में, देखें ज़माना बदल गया, अब हम 60 साल के लोगों को रिटायर करके घर बिठा देते हैं। तो ये एक सोच है अभी भी कि अक्रॉस द बोर्ड जो है वो 2 साल के लिए इजाफा दिया जाए, ताकि उससे हमें सैकड़ों अरबों रुपए की बचत भी होगी, और जो हमारी इकॉनमी पे इस वक्त प्रेशर है उसमें कमी आएगा, और हम जो अपना ट्रेंड ऑफिसर्स हैं उनसे मज़ीद काम ले सकते हैं। वहाँ पे ये एक बात ज़रूर उठी कि अगर आपने अक्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क में देनी है तो फिर जजेस को भी आप दें सबको, ताकि उसका पूरा इम्पैक्ट आए और फिर उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। उसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है, लेकिन हम वी वर नॉट डाइंग फॉर इट कि हम ज़रूरी देना चाहते हैं। तो अगर आप महरूम हो भी गए तो सलमान राजा साहब ने जी, मैं सलमान राजा साहब से भी पूछ लेता हूं कि वो, मगर मुझे ये बताइए, आप कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने कहा अटॉर्नी जनरल के सामने और आप भी मौजूद थे कि अगर आप ऐसा सोच भी रहे हैं तो मैं अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं रिटायर हो जाऊँगा अपने टाइम पर। बिल्कुल, उन्होंने ये बात बिल्कुल बड़ी क्लैरिटी से की, और ये बात हमने भी उन्हें बताई कि ऐसी कोई, और मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ हुकूमत के पार्ट पे कि जब हम मुंतखब हो के आए हैं और हमारी नई काबीना बनी है, ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं थी, और ऐसी कोई तजवीज़ जो है उस पर अमल करने नहीं हम जा रहे थे। अदरवाइज़ भी अभी हाउस कंप्लीट नहीं, और बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन मैं उसके साथ जो एक वजाहत यहाँ पे करना चाहता हूँ, राजा साहब ने कहा कि कंप्लीट जस्टिस 187, राजा साहब एक बड़े जय्यद वकील हैं और बड़ा मेरा इनसे अच्छा ताल्लुक़ हमारा है, बार में हम इकट्ठे बैठते उठते। 187 में तो अभी 2023-24 में और उससे पहले बहुत सारी जजमेंट्स में उन्होंने पैरामीटर सेटल कर दिए हुए हैं कि 187 कहाँ पे लगेगा, और इस मुकदमे में जो कि 185(2) के तहत था और जिसकी नीचे रेमेडीज़ मौजूद थी और प्लीडिंग्स की बेसिस पे ये केस डिसाइड आ रहा था, ऐसे कोई हालात नहीं थे। और राजा साहब का अगर आर्गूमेंट मान लिया जाए तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इंटाइटल्ड थी, कानून के तहत अगर वो इंटाइटल्ड थी तो फिर सीटें उन्हें चली जानी चाहिए थी ना, फिर सीट्स उन्हें क्यों नहीं दी गई? और जो आप बात कर रहे थे कि ये 11 जज साहिबान ने बिल्कुल कहा, लेकिन उसमें फिर ये डिवीजन है कि ये जो ओवर द टॉप 41 पदों के लिए मैकेनिज्म दिया गया और उसमें टाइमलाइंस दी गई कि 15 दिन ये होंगे, फिर 7 दिन होंगे और उसके बाद फिर 15 दिन में हर चीज़ मुकम्मल होगी, ये बतौर आइन के तालिब इल्म या वकील के ये बात समझ से बालातर है कि जब आईने पाकिस्तान में वजाहत के साथ और उसके तहत और लिखा हुआ है आर्टिकल 51 में इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कि वो लॉ जो बनाया जाएगा और वो लॉ मौजूद है, तो उसके होते हुए इस तरह की तशरीह जो है
वो समझ से बालातर है। अब डिटेल्ड जजमेंट आएगी, देखेंगे जी उसको किस तरह से जस्टिफाइड किया। मुझे समाज साहब आपसे एक सवाल करना है, मगर अगर आप इस पे पहले रिस्पॉन्ड कर दें। देखिए, मैं किसी पेचीदा कानूनी बहस में तो नहीं पढ़ना चाहता। हमारी बहुत सी जजमेंट्स हैं जहाँ लिखा है कि लॉ इंक्लूड्स जजमेंट्स ऑफ द सुपीरियर जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक बड़ी तकनीकी सी बहस हो जाएगी, ये शायद एक टॉक शो में नहीं की जा सकती। मेरी गुजारिश यही है कि ये उनको इख्तियार हासिल था, लेकिन बहरहाल अब एक फ़ैसला आ गया है। देखिए, ये तो आज़म तारड़ साहब भी मेरे भाई जानते हैं कि रिव्यू में बहुत ही कम इम्कान होता है कि तब्दीली आ जाए। 4 दिनों की पहले इसमें एक एडजर्नमेंट हुई, फिर 7 दिनों की एडजर्नमेंट हुई। तो बहुत सोच समझ कर गौर व खौज के बाद ये फ़ैसला आया है। तमाम जज साहिबान की अपनी अपनी पोजीशन बहुत वाज़ेह है। तो अब हमें इस फ़ैसले को मानकर आगे बढ़ना चाहिए, खुशदिली से आगे बढ़ना चाहिए। फ़ैसला हम किसी को पसंद आए ना आए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस फ़ैसले ने जमहूरियत को तक़वियत दी है, और अगर कोई आइनी तरमीम ज़रूरी है तो हम इनके साथ बैठेंगे। हमें मिल बैठ कर मुल्क के मुफाद में तरमीम करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जमात जो है वो माले गनीमत के तौर पर सीटें हासिल करके पार्लिमान को गैर नुमाइंदा बनाकर आइनी तरमीम करे। देखिए, ये तो बिल्कुल बात वाज़ेह है ना कि जो जमात जितनी सीटें जीतती है उसी के तनासुब से उसको मखसूस नशस्तें मिलनी चाहिए। अगर इससे बरक्स कुछ हो रहा था तो वो ऐवान की नुमाइंदगी पर एक बहुत बड़ा सवाल था। अब वो सवाल ख़त्म हो गया। अब हमें बैठ कर आगे का सोचना चाहिए, गुफ्तगू करनी चाहिए, जो मौजू तरामीम है वो करनी चाहिए। देखिए, अभी तक जो हुआ है मगर आप क्योंकि आप कानूनी मामलात को, ज़ाहिर अदालतों को देखते हैं, अदालती मामलात को समझते हैं, जो कुछ फिर पॉइंट्स उठाए हैं आज़म रज़ीक तारड़ साहब ने, आप समझते हैं कि एक जुडिशल रिफॉर्म की ज़रूरत है। उसके लिए अगर आइनी तरमीम होती है तो तरीके से आप साथ बैठने को तैयार है हुकूमत के? देखिए, रिफॉर्म की हमेशा ज़रूरत होती है। हमेशा सोच समझ इदराक बढ़ता रहता है। जो हालात व वाक़यात हैं उनके तनाजुर में या उनको सामने रखते हुए तरमीम की ज़रूरत होती है। इसीलिए हर रोज़ हम कानून साजी देखते हैं, दुनिया में होती है, हर मुल्क में तरामीम भी होती हैं, नए कवानीन भी बनते हैं। तो वो बात तो अपनी जगह है, वो एक गुफ्तगू है जो होनी चाहिए पार्लिमान में। और अब बहुत अच्छा मौका है अगर पार्लिमान की हैयत अब ठीक हो जाती है। और उसमें एक जो अभी मरहला बाकी है वो ये है कि जो हमारे इलेक्शन के हवाले से जो हमारे मुकदमात हैं, जो हमारी अपीलें हैं, इलेक्शन एक्ट 2017 ने कहा था कि वो हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज के पास जाएंगी। इन्होंने अपनी अक्सरियत का इस्तेमाल करते हुए, जिसको मैं मसनूई अक्सरियत कहता हूँ, इन्होंने कानून में तरमीम करके इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया है कि वो हैंड पिक्ड मनपसंद रिटायर्ड जजों को मुकर्रर करे इन अपीलों को सुनने के लिए। इस पर हमें सख्त एतराज़ है। इस पर फिर एक कानूनी एक गुफ्तगू होगी या मार्का होगा। पिटिशनें फाइल कर दी गई हैं हाई कोर्टों में। ये नहीं हो सकता कि आप रिटायर्ड जजों को दे दें। हमारी किस्मत और हमारे अवाम, हमारे वोटर की जो ख्वाहिश है, जो इरादा है, उसको आप किसी ऐसे जज के हाथ में दे दें जिसका कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी मुद्दत मुलाजमत आपने तय करनी है। ये नहीं हो सकता। अगर तो ये खुशदिली से चाहते हैं कि पार्लिमान के मामलात आगे चलें, तरामीम जिनकी ज़रूरत है वो हों, तो इलेक्शन में जो फ्रॉड हुआ है, जो हमारी ग्रीवेंस है, जो हमारी जो अर्जदाश्त है, उसको चलने दें एक शफाफ तरीके से हाई कोर्ट के जजों के रूबरू। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ हमारा पूरा सियासी जो माहौल है उसमें बेहतरी आएगी। जो टेम्परेचर है वो नीचे होगा, पार्लिमान के अंदर भी, पार्लिमान के बाहर भी। ये बड़ी अहम बात है। वज़ीर कानून है आप आज़म रज़ीक तारड़ साहब, आप क्या कहिएगा? वो कह रहे हैं कि आगे चलने के लिए ये चीज़ें बड़ी लाजमी हैं। मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है और आई विश के सलमान अकरम राजा साहब की जो सोच है वही जो अपोजिशन बेंचेस पे दोस्त बैठे हैं उनकी सोच हो। और काश वो कैदी नंबर 804 से निकल के इस मुल्क के लिए सोचें। काश वो अपनी ज़ात से हट के ये बातें सोचें कि इस मुल्क पे जो वक्त गुज़र रहा है कुछ अरसे से, जो मौशी हालात हैं इस मुल्क के, उसके लिए किस तरह का माहौल और साजगार माहौल चाहिए। ये बड़ी खुशाइंद बात है, लेकिन मुझे शायद ये होती हुई नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक ताल्लुक़ है ट्रिब्यूनल्स का और उन मामलात का, अभी इस प्रोग्राम में ये मुनासिब नहीं है। मैं अपने भाई के पास जाऊंगा और इन्हें आइन का आर्टिकल 219 और 222 भी पढ़ाएंगे, हम बैठ के इकट्ठे पढ़ेंगे, जो ये कुल्ली इख्तियार इलेक्शन कमीशन को देता है कि ट्रिब्यूनल्स किस तरह के होने हैं, ट्रिब्यूनल्स की हैयत क्या होगी, ट्रिब्यूनल्स में केसेस किसको देने हैं किसको नहीं देने। और फिर उसके साथ मगर ये तरमीम तो आपने की है ना रिटायर्ड जजेस वाली, एक ही कानून रहा है। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ 1976 से लेके पिछले साल तक का यही कानून था कि हाजिर सर्विस या रिटायर्ड जज
पिछली दफ़ा जब अगस्त 2023 में तरमीम हुई तो ये एक मेंबर की तरफ से ये तजवीज़ रखी गई कि जी ये ओमिशन आ जाएगी, और जिस तरह वो पैकेज जाता है उसमें वो ओमिट कर दिया गया, उसको दुरुस्त किया गया है। क्योंकि जो बाकी टाइम लाइन्स हैं, हाज़र सर्विस जजेस के पास 70 से 80 केसेस का रोज़ का अपना डॉकेट होता है, वो 6 महीने में मुमकिन ही नहीं है कर सकें। और मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस और दुख होता है कि रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट आर इक्वली रिस्पेक्टेबल, बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। जिस शख्स ने 10 साल 12 साल अपनी ईमानदारी से या 5 साल ईमानदारी के साथ वहाँ पे काम किया और बड़ी अच्छी शोहरत लेके रिटायर हुआ, उस शख्स को अगर आपको जिम्मेदारी सौंपेंगे और वो डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल होगा और वो टाइम लाइन्स के मुताबिक केस डिसाइड कर देगा, तो हमें पहले किसी को प्री जज नहीं करना चाहिए। इसीलिए लॉमेकर्स ने ये स्कीम दी। और ये ट्रिब्यूनल्स जो हैं, ये ट्रिब्यूनल्स इलेक्शन कमीशन बनाएगा जी। ये हाई कोर्ट के जजेस ने जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट से आया था, ये भी बड़ा शॉकिंग है। और मोहतरम जज साहब ने, जिनका अपना नाम था, उन्होंने खुद ही फैसला कर दिया कि मुझे भी नॉमिनेट कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मगर सर साहब आपका फाइनल कमेंट कि ये मामला, क्योंकि आप लोग अदालत गए हुए हैं, आपको वहां से रिलीफ की उम्मीद है? क्योंकि आज एक बड़ा फैसला सामने आया, आपको लगता है आपको रिलीफ मिलेगा उसमें? जी, मैं समझता हूं कि बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल मैं अपने भाई के साथ बैठ के आइन पढ़ूंगा और जो मेरी गुजारिशात हैं इनके सामने भी रखूंगा। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि इस तरमीम में अगर इन्होंने करनी ही थी तो ये हिज़्ब इख्तिलाफ़ को भी कोई रोल देते। मुख्तलिफ जो तयनातियाँ होती हैं आइन के तहत, कानून के तहत, उनमें दिया जाता है रोल हिज़्ब इख्तिलाफ़ को, ताकि शक और शुबे से बालातर हो जाएं वो तयनातियाँ। ऐसा नहीं किया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि एक मनपसंद जज साहब जो मुकर्रर किए गए इस्लामाबाद के लिए, उनको केस मुंतकिल किए गए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से छीन कर उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये बुग़्ज़ या नेपोटिज़म की बुनियाद पर मुकदमा चला रहे हैं। कसूर उनका सिर्फ इतना था कि उन्होंने सूरत से मुकदमा चलाया और कहा कि आप अपने फॉर्म 45 जो हैं अदालत के सामने रख दीजिए। इस जुर्म की पादाश में उनसे मुकदमे छीनने की कोशिश की गई और हाई कोर्ट को फिर इसमें दखल देना पड़ा। तो देखिए, इतने सादा नहीं है मामला जो ये नज़र आ रही हैं, इस तरह नहीं है। एक यहाँ मनसूबा बंदी बज़ाहिर नज़र आती है कि इलेक्शन के मामलात को पसे पुष्ट डाला जाए, इतने तवील हो जाएं ये मामलात और अपनी मर्ज़ी के जजों के हाथ में दिए जाएं कि मामला कभी आगे बढ़े ही ना। और माजी में ऐसा ही होता रहा है। माजी में हमने देखा कि 3, 4, 5 साल इलेक्शन अपीलें चलती रही, पार्लियामान की मुद्दत हो गई, लेकिन और माजी की तारीख ज़ाहिर सामने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।